नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीटी पीआरटी वाला जो 7 और 8 तारीख को होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप स्टेट के अलावा HSC का अन्य भी एग्जाम है उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि CET का भी एग्जाम आगे होगा, तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हम सबसे पहले जो हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करने वाले हैं। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसमें भी HPSC में PGT हिस्ट्री वाला एग्जाम दिया था तो उनका रिजल्ट आ चुका है। और अगर आप अपने रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं हम। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा सरकार ने पंचायती राज में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो पंचायती राज में सुधार के लिए धर्मवीर, बनवारी लाल, मंडूक सिंह मलिक या जीडी तापसे, तो कौन थे पंचायती राज में सुधार के लिए। और समिति का गठन किया था और इसमें कौन थे जो यहाँ दिए गए हैं ऑप्शन सी में। तो मंडूक सिंह मलिक, इनकी अध्यक्षता में जो समिति जो है इसका गठन किया गया था। और ये सबसे पहले जो पंचायती जो है राज्य कहाँ से शुरू हुआ था, तो 1959 में राजस्थान का जो नागौर है स्थान, वहाँ से इसे शुरू किया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को। और ये जो त्रिस्तरीय पंचायती जो राज व्यवस्था है, कौन कौन से आते हैं इसमें, जिसमें ग्राम पंचायत आ जाती है, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये वाली इसमें आ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंडूक सिंह मलिक समिति की सिफारिश पर हरियाणा सरकार ने किस वर्ष जिला परिषद को समाप्त कर दिया था। 1967, 69, 73 या 1971 में। तो मंडूक सिंह मलिक समिति की सिफारिश पर हरियाणा सरकार ने किस वर्ष जिला परिषद को समाप्त कर दिया था, और यह कर दिया गया था वर्ष 1973 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत भवन का जो मुख्यालय कहाँ पर है, चंडीगढ़, पंचकुला, हिसार या फिर सोनीपत में। तो पंचायत भवन का मुख्यालय कहाँ पर है, और ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज की जो निम्नतम इकाई है, ये तालुका पंचायत है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या ब्लॉक पंचायत है। हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई कौन सी है। निम्नतम जो इकाई है ये ग्राम पंचायत है, और ये 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में वर्ष में कितनी बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना जरूरी है। 2, 3, 4 या 5 बार। तो कितनी बार है, और यह है 2 बार। और कब कब, तो एक तो 13 अप्रैल को, 13 जो अप्रैल है, 13 अप्रैल, और इसके साथ ही 2 अक्टूबर को, 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है। इसके बाद है स्थानीय स्वशासन की जो मध्य स्तरीय जो संस्था है, ये न्याय पंचायत है, ग्राम सभा है, पंचायत समिति है, जिला पंचायत है। तो स्थानीय स्वशासन की मध्य स्तरीय संस्था है। मध्य स्तरीय जो यहाँ पर ये पंचायत जो समिति है इसको माना गया है। और पंचायत जो समिति, इसी को ब्लॉक समिति, क्षेत्र समिति, आंचलिक परिषद, इन नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का जो मुखिया है ये कौन होता है। प्रधान, सभापति, सरपंच, खंड विकास अधिकारी। तो पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है, तो इसका जो मुखिया है ये प्रधान होता है। खंड विकास अधिकारी इसका मुख्य अधिकारी होता है। मुखिया यहाँ पर प्रधान है, और खंड विकास अधिकारी जो होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये इसके मुख्य अधिकारी होते हैं। इसके बाद है स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। न्याय पंचायत, पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। तो स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी जो संस्था है ये जिला परिषद है।
और जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? सभापति। नेक्स्ट आ जाता है, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कुल प्रशासन हेतु शीर्ष संस्था कौन सी है? तो राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कुशल प्रशासन हेतु शीर्ष संस्था जिला विकास पंचायत, विकास एवं पंचायत निदेशालय, खंड विकास पंचायत या जिला विकास परिषद। तो पंचायती राज व्यवस्था के कुशल प्रशासन के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है? और यह है विकास एवं पंचायत निदेशालय। इसके बाद है पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के अनुसार ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है 3, 4, 5, 6, 7 कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर ये 1952 की बात है, तो उनके अनुसार पहले 3 साल का था, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट जो था 1952 इनके अनुसार। इसके बाद है पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग से कितने पंच चुनना जरूरी था? अब तो 5 साल चलती है, तो ये पहले की बात है। तो 1952 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग से कितने पंच चुनना जरूरी था? तो ये कितने थे? 1। इसके बाद है किस वर्ष चौधरी देवीलाल की सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर 5 पंचों से सरपंच चुनने का अधिकार वापस लेकर पुनः मतदाता को दे दिया था? तो पहले पंच जो चुनते थे, उसके बाद अब जो व्यक्ति जो है वो देते हैं और वही अपना जो सरपंच चुनते हैं गांव में से। तो 1972, 74, 76 या 1978, तो ये जो है वर्ष 1978 में, तो मतदाता फिर ये चुनते हैं। इसके बाद भजनलाल सरकार ने कार्यकाल में वर्ष 1991 में पंचायतों का जो कार्यकाल है वो कितना कर दिया था? 3, 4, 5, 6 कितने वर्ष का? भजनलाल सरकार जो थी, तो इन्होंने फिर जो कर दिया था, तो ये भी यहाँ पर जो है 3 वर्ष का इसमें माना गया है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, ये प्रक्रिया कुछ लंबी है, क्योंकि जो पहले 1952 वाला जो था उसमें इनका जो टाइम है ये समय 3 साल का ही था, और फिर ये पंच ही वैसे चुनते थे। फिर बाद में जो है सरकार आई फिर 1963 में, फिर इसमें भी जो है इसमें क्या करा, 3 की जगह इनको 5 साल कर दिया। फिर 1 नवंबर 1966 को फिर पंजाब से जब अलग हुआ था हरियाणा 1971 में, पंचायती राज एक्ट था, इसमें परिवर्तन लाया गया। और फिर यहाँ पर इसमें जो बंसीलाल सरकार थी, इन्होंने सरपंच चुनने का अधिकार दोबारा से फिर पंच को दे दिया। फिर 1978 में ये चौधरी देवीलाल जो इनकी सरकार आई, इन्होंने पंचायती राज जो एक्ट था इसमें संशोधन कर पंचों से सरपंच चुनने का अधिकार फिर वो वापस ले लिया और दोबारा से मतदाताओं को दे दिया। फिर 1991 में जो फिर ये भजनलाल सरकार आई, तो इन्होंने फिर ये पंचायत के कार्यकाल जो था उसको पुनः से 3 साल कर दिया था। इसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, ये जारी किया गया था 23 अप्रैल 1994, 20 अप्रैल 21 या 22 अप्रैल 1994 को। तो कब हुआ था लागू ये? और ये हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। 73वां जो संविधान संशोधन है इनके अनुसार, और उस समय जो है मुख्यमंत्री जो थे ये चौधरी भजनलाल थे। इसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 जब लागू किया गया तो राज्य के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? हुकम सिंह, भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला या फिर बंसीलाल? तो उस समय जो है ये भजनलाल थे। इसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे, कम से कम 1/3 स्थान 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाएं भी शामिल होंगी। इस अधिनियम के तहत आरक्षित स्थान चक्र, अनुक्रम तथा लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जा सकते हैं या उपरोक्त सभी। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन डी वाला है, तो इसमें ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिला और अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं इनके लिए जो न्यूनतम जो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता ये कितनी रखी गई है? 10वीं पास होना जरूरी है, 8वीं या फिर 12वीं। तो इनके लिए जो योग्यता जो है यहाँ पर ये 8वीं रखी गई है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का जो पंचायती राज जो संशोधन अधिनियम है 2015 उसके अनुसार महिला एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कितनी शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है? तो 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक
योग्यता, तो कितनी है ये 5वीं है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने जो पंचायती राज जो संशोधन अधिनियम था 2015, इसके अंतर्गत स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए योग्यता अनिवार्य की है। तो इनके लिए परास्नातक, शैक्षणिक, प्राथमिक या विधिक, तो कौन सी है? तो इनके लिए जो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो शैक्षणिक जो यहाँ पर ये मानी गई है। इसके बाद है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को लागू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या फिर चतुर्थ। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को लागू करने वाला हरियाणा, तो इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन बी, तो ये दूसरा है, द्वितीय। नेक्स्ट है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 जो है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो अनुसूचित जाति की जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए कम से कम 5वीं कक्षा तक पास करना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति को 10 साल की सजा हो चुकी हो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। शपथ पत्र में उल्लेख करना होगा कि उम्मीदवार के घर में कोई शौचालय है या ये सभी। तो अगर कोई पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो ये जो कंडीशन जो है यहाँ पर इसमें बतलाई गई है, ये सभी उसने पूरी करनी होगी। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया था? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो ईवीएम जो इसका पहली बार प्रयोग किया गया था, तो ये हरियाणा ही है। इसके बाद हरियाणा में जब भी पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है तो जनप्रतिनिधियों को कितने दिन के अंदर इस्तीफा देना होता है? जब पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है तो जनप्रतिनिधियों को कितने दिन के अंदर इस्तीफा देना होता है? 5, 7, 9 या फिर 10 दिन। तो यहाँ पर जो इसमें डेट जो है ये 7 दिन की है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा जो अधिकार है पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा अधिकार है जो पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को जो प्राप्त नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत के नियंत्रण में रहकर काम करेंगे। जिला परिषद व पंचायत समितियों के द्वारा मनोनीत महिला सदस्य आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करती है। ग्राम पंचायत की सिफारिश पर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायक के चयन के लिए गठित चयन समिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त नहीं है? तो इनमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन डी वाला है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायक के चयन के लिए गठित चयन समिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल नहीं होते हैं। इसके बाद हरियाणा में पंचायत समितियां कितनी राशि तक का काम करवा सकती हैं? तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन बी वाला माना गया है 3 लाख। तो अब तो जो है इसकी संख्या यहाँ पर ये बढ़ चुकी है। इसके बाद हरियाणा के प्रत्येक जिले में ग्राम पंचायत पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है? तो ये 5 लाख है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अभी शायद इनके उत्तर जो बदल चुके हैं। इसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा संपूर्ण राज्य में श्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार ये किसके नाम से दिया जाता है? बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल या वीरेंद्र सिंह। तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो पुरस्कार है ये किन के नाम से दिया जाता है? और ये चौधरी देवीलाल के नाम से। इसके बाद है वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कहाँ ई पंचायत सेवा केंद्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कहाँ पर हुआ था? और ये हुआ था रोहतक में। इसके बाद है भिवानी जिले के किस गांव को पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया था? तो भिवानी जिले के किस गांव को पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो कौन सा है? ये सोई है। इसके बाद है नगरीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन है? 73, 91, 74 या 92। तो नगरीय स्वशासन से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? और ये 74वां नंबर का है। इसके बाद हरियाणा में नगर पालिका परिषद के पार्षद अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो है ये 50% है। इसके बाद है हरियाणा नगर निगम, ये कहाँ पर स्थित है? भिवानी, पलवल, पानीपत या फिर सिरसा में। तो हरियाणा नगर निगम कहाँ पर है? और ये पानीपत में है। इसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का जो सबसे छोटा नगर है, यहाँ पर छोटा नगर निगम फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत या गुड़गांव कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम किसकी जनसंख्या की दृष्टि से? तो ये पंचकुला को माना गया है। इसके बाद हरियाणा के सबसे अधिक पुराने और सबसे नवीन नगर
निगम कौन से हैं, सबसे पुराने और सबसे नए जो है नगर निगम। और जो ये ऑप्शन ए में आई है तो ये फरीदाबाद है और सोनीपत है। इसके बाद हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल ये पारित किया था 7 अगस्त 2014 में, 15 में, 16 में या फिर 17 में। तो हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम बिल ये पारित किया था। कब पारित किया था, तो ये किया गया था 31 मार्च 2016 को। इसके बाद आ जाता है हरियाणा जो नगर निगम संशोधन अधिनियम है, इसके अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम कितना शिक्षित होना जरूरी है। तो हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए तो उसके लिए जो यहाँ पर 10वीं पास होना जरूरी है। इसके बाद आ जाता है शहरी निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए जो शैक्षणिक योग्यता हो कितनी रखी गई है, 8वीं, 10वीं, 12वीं या फिर जो बीए है स्नातक। तो इनके लिए जो यहाँ पर योग्यता है ये 8वीं है। इसके बाद है हरियाणा नगर निगम संशोधन जो विधेयक है इसके दौरान पारित किया गया था 2014, 15, 16 या 17 में। तो हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक ये पारित किया गया था और यह हुआ था वर्ष 2017 में। तो ये तो हमारे यहाँ पर जो है हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारा जो अन्य सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर, तो ये आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि ही हार्डली वर्क्स, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। तो ये जो यहाँ पर हार्डली जो आया है मुश्किल, तो ही हार्डली वर्क्स, वह मुश्किल से काम करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो है कठिनता से है। स्केयरली मतलब शायद कह देते हैं, ये मोस्टली अधिकतर है। स्ट्रेंजली जो यहाँ पर ये जोरदार तरीके से कह देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, और जो ये ऑप्शन 3 में है तो इसी को कह देते हैं ही हार्डली वर्क्स। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रेज फियर ऑफ फॉरगिनर्स। तो विदेशियों का डर ये क्या है, हाइड्रोफोबिया, होमोफोबिया, एक्सोफोबिया या क्लस्ट्रोफोबिया, क्या है ये। तो विदेशियों का डर फियर ऑफ फॉरगिनर्स, तो क्या कहा जाता है इसको। और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है तो जेनोफोबिया इसको कहा जाता है, जिसे ये विदेशियों से डर हो। इसके बाद है गिवन वर्ड दैट विच कैन बी ईटन। इसका मतलब क्या है, वह जो खाया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है जैसे दैट विच कैन बी ईटन, तो वे जो खाए जा सके। तो ऐसे हम ईडिबल, च्यूएबल, डिगेस्टिव या प्लेटेबल क्या कहेंगे। तो ईडिबल मतलब खाने योग्य होता है, और च्यू मतलब ये चबाने योग्य हो गया, और ये प्लेटेबल ये रुचिकर मतलब लिया गया है, और डिगेस्टिव मतलब पाचक, जो पाचक जाओ से लिया गया है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, तो ये लिया गया है ईडिबल से। दैट विच कैन बी ईटन, वह जो खाया जा सके उसे क्या कहा जाएगा, खाने योग्य है, मतलब वो खाया ईडिबल होगा। इसके बाद है सी हैड ए हैड कैचे अदरवाइज सी विद मी। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसे क्या सिर दर्द था, नहीं तो वह मेरे साथ वुड कम, केम, वुड हैव कम या विल कम। तो उसे क्या सिर दर्द था, नहीं तो वह क्या है मेरे साथ आ गया होता। तो वुड हैव कम, सी हैड कैचे अदरवाइज सी वुड हैव कम विद मी, नहीं तो वह मेरे साथ आ सकता था। फिर नेक्स्ट आ जाता है विच सेंटेंस इज इनकोरेक्ट। यहाँ पर एक इनकोरेक्ट है, आई लेफ्ट विदाउट एनी वन नोइंग, आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लिविंग अर्ली एज ही वॉज गोइंग अप द हिल, ही सा एन ओल्ड टेम्पल, आई डिसलाइक यूर बिहेविंग इन दिस वे। तो इनकोरेक्ट बताना है, इसमें गलत है एक। अब कौन से वाला गलत है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है आई लेफ्ट विदाउट एनी वन नोइंग, कि मैं बिना किसी को पता चले चला गया। आई लेफ्ट विदाउट एनी वन नोइंग, तो मैं बिना किसी को बताए चला गया, तो ये गलत है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो आई होप यू विल एक्सक्यूज माई हैविंग अर्ली, मुझे ऐसे कि आप मुझे जल्दी जाने के लिए क्षमा करेंगे। एज ही वॉज गोइंग अप द हिल ही सा एन ओल्ड
टेम्पल। जब वह पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। आई डिसलाइक यूर बिहेविंग इन दिस वे, मुझे आपके इस तरह से जो व्यवहार है वो नापसंद है। तो ये पहले वाला इसमें गलत है। इसके बाद आ जाता है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। द ह्यूमन बॉडी इज लाइक एन इंजन, इट रिक्वायर फ्यूल। तो जैसे आप साधन चलाते हैं, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, तो उसमें तेल डलता है। इस प्रकार से व्यक्ति का शरीर होता है, उसे भी जब भोजन की जरूरत होती है चलाने के लिए। तो प्रक्रिया दोनों की सेम है, उसमें तेल डलता है, इसमें भोजन। तो यहाँ पर इसमें वर्क, रन फ्रॉम, कीप इट गोइंग या कीप इट ऑन एक्शन, तो कौन सा वाला बनेगा? तो इसमें जो है यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन 2 को, कीप इट गोइंग। तो इसे जारी रखने के लिए इसे जैसे इंजन को तेल की जरूरत होती है, इस प्रकार हमारा शरीर है उसे भी चलाए रखने के लिए भोजन की जरूरत होती है। तो कीप इट गोइंग। इसके बाद ही नॉट ऑप्स मी, डेयर, डिड देयर, डेयर्स या वाज डेयर। तो क्या आएगा इसमें? उसने मेरा विरोध नहीं किया। ही नॉट ऑप्स मी, उसने मेरा विरोध नहीं किया। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? तो यह आ जाएगा डेयर, मतलब साहस करना। उसने मेरा जो है विरोध करने का क्या साहस नहीं किया। इसके बाद है चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक। तो आर्टिकल है यहाँ पर गिव मी येलो टी पॉट विच इज ऑन द टेबल। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? ए, एन, द या कोई भी आर्टिकल नहीं। गिव मी येलो टी पॉट, तो मुझे जो है पीले रंग का जो चायदानी जो है वो मेज पर है, गिव मी वो दे दो। येलो टी पॉट विच इज ऑन दी टेबल, तो ये जो पीले कलर का जो टी पॉट है जो टेबल पर रखा हुआ है वो मुझे दे दो। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर इसमें? तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, गिव मी द येलो टी पॉट विच इज ऑन दी टेबल। तो ये जो पीले कलर का जो टी पॉट मेज पर रखा हुआ है वह मुझे दे दो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है ये वाला, ये कहीं ये भी है प्रोपोजिशन में आ जाता है इस प्रकार का भी। तो ऑन दी टेबल होता है। तो एक साथ 2 सेंटेंस यहाँ पर इसमें है। इसके बाद है दे टोल्ड मी दैट ही इन जयपुर। तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा? तो दे टोल्ड मी दैट ही इन जयपुर कौन सा हो सकता है? तो दे टोल्ड मी दैट ही इन जयपुर, तो उन्होंने मुझे बताया कि वह जयपुर में है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? वेयर, विल बी, वाज या कैन बी। दे टोल्ड मी, तो उन्होंने मुझे बताया। अब यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कौन सा वाला बन सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 वाला, मतलब वाज। तो उन्होंने मुझे बताया कि वह भी जयपुर में था। ही स्कोर इज हायर देन यू, यूवर, यूअर्स या फिर योरसेल्फ। तो क्या आएगा? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बनेगा 2 वाला, ही स्कोर इज हायर देन यूअर्स। नेक्स्ट आ जाता है करेक्ट प्रोनाउन फॉर द ब्लैंक। ही इज द ओनली पर्सन कैन हेल्प यू, हु, दैट, ही या फिर विच। तो कौन सा आ सकता है? वह एकमात्र व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है। तो कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू। तो वही एकमात्र व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है। तो वो जो यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक। वन मस्ट अवॉइड वंस प्रोमिस। अब इसका मतलब क्या है? हमें अपना जो वादा है वो निभाना चाहिए, हमें अपना वादा निभाना चाहिए। तो इन, फॉर, बाय या टू कौन सा आएगा? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बनेगा 2 वाला, वन मस्ट अवॉइड बाय वंस प्रोमिस। इसके बाद है आई हैव बीन हेयर मंडे, फ्रॉम, सिंस, फॉर या फिर टिल। आई हैव बीन हेयर मंडे, तो मैं यहाँ सोमवार से रह रहा हूँ, सोमवार से रह रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन सा आ सकता है? सिंस या फॉर, कौन सा आ सकता है? तो यहाँ पर आएगा सिंस का प्रयोग, क्योंकि लगातार है। तो आई हैव बीन हेयर सिंस मंडे, मैं मंडे से यहाँ पर रह रहा हूँ।
इसके बाद है चेंज द वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। वी वर लेट गो, दे लेट अस गो, वी वर लेट टू गो, दे वर लेट्स टू गो या लेट अस गो। तो चेंज दी वॉइस है यहाँ पर, वी वर लेट गो का कौन सा बनेगा? तो इसका जो है यहाँ पर बनाएंगे तो ऑप्शन 1 वाला, दे लेट अस गो, उन्होंने हमें जाने दिया, दे लेट्स गो। इसके बाद है विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड। तो यहाँ पर एक गलत है, कौन से वाला है? अब यहाँ पर एक गलत है इसमें, ये 4 वाला, डिसीव, DECIEVE, धोखा देना कह देते हैं इसको, तो यही गलत है। बाकी और यहाँ पर ये बिलीव विश्वास करना हो गया, और ये ब्रीफ मतलब संक्षेप होता है, संक्षिप्त करना, और ये रिलीव मतलब राहत प्रदान करना होता है। तो ये डिसीव जो है इसका मतलब है धोखा देना। इसके बाद आ जाता है यू शुड अवॉइड टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ बिकॉज यू आर पोर, इट विल मेक यूर अपीयर अनप्लीजेंट, यू डो नॉट नो हाउ टू चूज द सब्जेक्ट्स ऑफ ए गुड कन्वर्सेशन, या फिर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू और योर प्रॉब्लम। तो कौन सा यहाँ पर इसका बनेगा? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन 4 वाला बनेगा, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर क्या है, मैनरिज्म इन द पैसेज मीन्स। तो यह जैसे एक पैसेज है, उसमें अगर कोई शब्द आ जाता है या वैसे ही भी लगा लो, इसका मतलब क्या होता है मैनरिज्म का, मैनरिज्म का मतलब, तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये गेस्चर और वे ऑफ स्पीकिंग टाइपिकल टू ए पर्सन। तो इससे जो है यहाँ पर इसका मतलब दिया गया है, तो किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट हाव भाव, बोलने का तरीका, उससे कह देते हैं मैनरिज्म, कह देते हैं कि इसे अच्छा मैनर है, तो इस प्रकार कह देते हैं। तो यही इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर, विशिष्ट किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट हाव भाव या फिर बोलने का तरीका ढंग। इसके बाद है विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ अरोगेंट। मतलब ये जो विपरीतार्थक है, चाहे पैसेज हो ना भी हो, तो एक सिनोनिमस और ये अपोजिट जो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो ये जो एरोगेंट जो है इसका मतलब क्या है? अभिमानी इसको कह देते हैं, तो इसका उल्टा बनाना है, और जब हम इसका विपरीत बनाएंगे तो ये मोडेस्ट होगा, ये कह देते हैं 20 नंबर को। वीटी जो है ये मजाकिया जो होता है कोई, उसे कह देते हैं। कन्वर्सेशनलिस्ट ये उसके कह देते हैं बातचीत करने वाला, और ये मेंटली क्विक ये उसके कह देते हैं जो मानसिक रूप से तेज होता है। क्योंकि हमने यहाँ पर इसका विपरीतार्थक बनाना था एरोगेंट का, तो ये मोडेस्ट जो है यहाँ पर इसका बनेगा, 20 नंबर हम इसको कह देते हैं। इसके बाद है व्हाट प्लेसेस पीपल मस्ट ईट, योर रेपुटेशन फॉर ए गुड फ्लोशिप, योर लव क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज, यू आर टॉकिंग इंटरेस्ट इन व्हाट इज द इंटरेस्ट टू देम, या यूर ब्रिलियंट माइंड। तो कौन से वाला है यहाँ पर? व्हाट प्लेसेस पीपल मोस्ट इज। तो लोगों को सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो कौन सी बात से होती है? लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी, तो सबसे ज़्यादा जो खुशी है यहाँ पर ये ऑप्शन 3 में जो आई है, यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट टू देम। इसके बाद है विच इन द पैसेज मीन्स टू स्ट्रांगली स्ट्रेस दैट समथिंग इन पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं, आई एम आफ्टर 10 ईयर्स इन द बिजनेस। तो क्या आएगा यहाँ पर? वाइज, वेजेस्ट, वाइजर या मोर वाइजर। आई एम आफ्टर 10 ईयर इन द बिजनेस, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला वाइजर जो है यहाँ पर इसका होगा। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट एडवर्ब फॉर द ब्लैंक, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सूर्य पूर्व में उगता है, सच्चाई वाला वाक्य है, ट्रूथ वाला। समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन या रेयरली। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? तो इसका अगर हम देखें तो ये बनेगा ऑप्शन 3 वाला, ऑलवेज, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सूर्य जो है वो हमेशा ही सदैव पूर्व से ही उगता है। इसके बाद है डम नॉट स्पीक, हैज़, इज, डज या फिर डू। कौन सा आ सकता है यहाँ पर?
तो जो ऑप्शन यहाँ पर 4 में है, द डम्ब डू नॉट स्पीक, क्योंकि जो गूंगा जो होता है वो नहीं बोल सकता है। इसके बाद है चूज द करेक्ट फ्रेज फॉर द ब्लैंक, द क्राफ्ट इन विच आई सेल रेपिडली द ओपन सी। अब इसका जो मतलब है यहाँ पर क्या है, तो ये मेड आउट, मेड फॉर, मेड अप या मेड ऑफ क्या है, तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला। तो द क्राफ्ट इन विच आई सेल रेपिडली मेड फॉर द ओपन सी। नेक्स्ट आ जाता है ही इज पुअर, ही इज सेटिस्फाइड विद हिज सिचुएशन, येट, सो, बट या फिर वाई। तो कौन सा आ सकता है, वह गरीब है, वह अपनी जो स्थिति या उससे संतुष्ट है। तो येट मतलब फिर क्या देते हैं, सो ये तो को कह देते हैं, बट परंतु होता है, और वाइल जबकि होता है। तो कौन सा बन सकता है, वह गरीब है फिर भी वह अपनी गरीबी से खुश है, तो मतलब अपनी गरीबी से संतुष्ट है, तो ये हो जाएगा येट। ही इज पुअर येट फिर भी ही इज सेटिस्फाइड विद हिज सिचुएशन। तो ये हमारे यहाँ पर जो ग्रामर जो थे इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो है ये आ जाता है, जिसमें तर्क शक्ति वाले जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे क्या है, यहाँ पर समीकरण दिया गया है और इसमें जो चिन्ह है इसकी जगह पर आपने जो नीचे जो चिन्ह है ये रखकर इसको हल करना है। तो कौन से वाला फिर यहाँ पर इसका इसके रखने पर सही बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में है माइनस और प्लस, ये वाले जो चिन्ह हैं हमने बदलने होंगे। तो बदलने पर फिर जो है यहाँ पर इसमें बोड़वास वाला जो नियम है भाग गुणा जमा माइनस वो हमने लगाना होगा। 15 भाग 5 माइनस में 10 गुणा में 6 जमा में 12 और बराबर हो जाएगा 6, ये 6। तो इससे जब हम हल करेंगे तो पहले भाग हो जाएगी, इनका भाग हो जाएगी, 5 दिया 15 होता है, 3 हो जाएगा, गुणा होती है 10 का 60 हो जाएगा, भाग गुणा और जमा होती है और फिर माइनस होती है। तो इसमें से कम कर लेंगे फिर हम, तो कम करके देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये जमा का है तो जमा हो जाएंगे, 12 3 15 हो जाएंगे, तो 15 हो जाएंगे, 15 माइनस में 60 बराबर में 6। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 45 और 6, क्योंकि इसमें से कम करेंगे तो ये भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि बराबर आना चाहिए यहाँ पर। तो बराबर जो कौन से में आ रहा है, तो बराबर जो है जब हम इसे रखेंगे तो कौन सा बनेगा फिर इसका, तो इसको हम, क्योंकि ये वाला यहाँ पर नहीं बनेगा तो दूसरे वाला फिर हमने देखना होगा, तो कौन से वाला बनेगा यहाँ पर। तो वैसे ही सेम, तो ये हो जाएगा फिर 15 और क्योंकि हमें चिन्ह बदलने होंगे यहाँ पर पहले, तो चिन्ह बदल लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर लिख लेते हैं 15 और प्लस में 5 और भाग में हो जाएगा 10 गुणा में 6 माइनस में 12 बराबर में 6। तो इसे देखते हैं यहाँ पर हल होगा या नहीं। तो वैसे ही पहले भाग हो जाएगा 5/10 गुणा में 6 माइनस में 12 बराबर में 6। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, तो यह आ जाएगा 15 प्लस में 3, तो क्या आ जाएगा 15 प्लस में 3 और माइनस में कितना 12 बराबर में 6। तो 15 3 18 माइनस में 12 बराबर में 6 और इसमें से गई कितना होगा 6, तो 6 बराबर 6। तो इसका मतलब जो है यही वाला जो हमने यहाँ पर
इसके चिन्ह बदलने होंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है यहाँ पर एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 12 दिन में ख़त्म करने की योजना बनाई और कुछ संख्या में पुरुषों को नियोजित किया। हालांकि उनमें से 6 पुरुष पहले दिन से अनुपस्थित रहे, बाकी पुरुष उस काम को 20 दिनों में ख़त्म कर पाए। तो मूल रूप से कितने पुरुषों को नियोजित इसमें किया गया था, तो कितने थे यहाँ पर ये, तो इनकी संख्या जो है यहाँ पर ये 15 थी। इसके बाद है निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से उस शब्द युगम का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द आपस में संबंधित है। जैसे दुख में क्या है, सांत्वना दी जाती है, तो इसी प्रकार से इनमें से कौन सा है, दर्द में शामक, ग्रह की परिक्रमा, कुश में उत्तेजना, सूखा में अकाल। जैसे दुख में सांत्वना देते हैं हम, तो उसी प्रकार से दर्द में शामक देते हैं, मतलब दर्द निवारक दवाई कह सकते हैं आप। इसके बाद जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, तो उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे है, अध्ययन का संबंध ज्ञान से है। अध्ययन करने पर ज्ञान आएगा, उसी प्रकार से कार्य करने पर क्या आएगा, प्रशिक्षण, रोजगार, वेतन या अनुभव। तो क्या आएगा, तो उसमें आएगा अनुभव। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर श्रृंखला दी गई है, इसको कंप्लीट करना है और कौन से तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट इसमें की गई है। तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो 3 और 2 5 और 5 10 और फिर यहाँ पर 10 20 20 और 17 37। तो यहाँ पर देखें तो 2 5 10 17, तो इस प्रकार का कुछ क्रम है। और कौन सा क्रम है ये, 2 में 3 का है 3, और यहाँ पर 5 का है, और अगले वाले में ये 7 का है। तो 3 5 7 ये वाला कुछ क्रम है। इसके बाद फिर 9 वाला देख लेते हैं हम, तो ये वाला कुछ क्रम यहाँ पर इसमें चलेगा। तो 17 में फिर हम 9 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 37 में 26 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। तो ये वाला कुछ क्रम है, ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा। इसके बाद है उस अक्षर संयोजन का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को कंप्लीट करेगा। तो ये पूरा करना है यहाँ पर। तो इसमें देख लेते हैं आप, जैसे यहाँ पर बी है, इसके बाद ए है, यहाँ पर देखें तो इसमें सी के बाद बी है, यहाँ पर देखें तो सी के बाद डी है, डी के बाद में बी है, यहाँ पर देखें तो बी के बाद ए है, यहाँ पर भी बी के बाद ए ही है। इसमें अगर हम देखें तो डी के बाद बी और सी है, तो डी के बाद यहाँ पर बी है। तो इसके आधार पर देख सकते हैं आप कौन सा वाला बनेगा। सी डी भी यहाँ पर ये है और ये सी भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा। तो इसमें बी ए सी डी, बी सी बी, ए सी डी बी, सी बी ए, सी डी बी सी। तो सी डी बी सी, ये देख सकते हैं सी डी बी सी। तो ये वाला कुछ क्रम यहाँ पर इसमें चलाया गया है। इसके बाद है किसी कोड भाषा में जो स्ट्रोक है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे एस है तो कौन सा बनेगा, एस, जैसे ई एफ, जी एच आई जे के एल, एम एन ओ पी। तो ये वाला कुछ जो क्रम है यहाँ पर इसमें ये चला हुआ है, ये वाला एस टी। तो यही फिर यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर भी आप जब इसमें बनाएंगे तो टी यू, तो ये वाला बनेगा जो ऑप्शन बी में है। इसके बाद है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार से एक समान है और एक संख्या असमान है। तो जो असमान है वो बतानी है यहाँ पर। अब इसमें देख सकते हैं 544 है, 325 है, 416 है और 143 है। तो मतलब यहाँ पर 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है। अब वो एक कौन से वाली है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो 544 है यही अलग है, क्योंकि 544 के 2 अंक एक समान है, क्योंकि रीजनिंग है, कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, तो अक्षर समूहों का चयन कीजिए। अब इनमें भी कौन से वाला है, तो इनमें अगर हम देखें जैसे जे से एम है, एम से पी है, पी से एस है, तो इसमें 3-3 का गैप है, 3-3 है इसमें। और इनमें देखें तो
DEFG इसमें 1-1 का है, और NPRT इसमें 2-2 का है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें किसी में 1 है, किसी में 2 है, मतलब सीरीज कंप्लीट सी नहीं लग रही है। तो इसका मतलब है यही हमारा अलग है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बताना है कौन सी वाली आएगी। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सर्कल है, और ये यहाँ पर इसमें इसके अंदर भी ये लाइनें बनी हुई है, ये सर्कल है, और ये कुछ काला सा भाग है यहाँ पर। तो इसमें क्या है, ये यहाँ से नेक्स्ट में चला गया है, यहाँ से नेक्स्ट में, फिर अगले में नेक्स्ट में, अगले में नेक्स्ट में। तो इसका मतलब अगले में नेक्स्ट में यहाँ पर होना चाहिए ये। तो फिर इसमें इस आधार पर देख सकते हैं कौन सा वाला बनेगा इसका। तो यही हो जाएगा ये वाला। अब ये भी देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर हो गई, अगले में यहाँ चली गई, फिर यही क्रम यहाँ पर इसका चला हुआ है। इसके बाद है 4 मोमबत्तियाँ जिनके जलने की क्षमता 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे है। एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियाँ बुझ ना जाए। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्चा 1.5 रुपये घंटा है तो कुल कितना खर्चा होगा। तो इनका देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक क्रम बनाएंगे जब हम इनका 4 घंटे तक जलाने का कुल खर्चा, तो 4 प्लस में 4 प्लस में 3 और 2 घंटा, और गुणा में कर लेंगे इसका 1.50 जितना है यहाँ पर ये। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 13 घंटे, 13 घंटे और गुणा में 1.5 रुपया। तो इसे करेंगे कितना आ जाएगा, ये 19 रुपये आ जाएगा, 19.5 रुपये ये वाला। इसके बाद है नीचे एक पासे के 4 प्रारूप दिए गए हैं और इस पासे के अंक में 3 के विपरीत जो आपने बताना है। इसमें 3 के विपरीत कौन सा वाला आएगा। तो यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो कौन सा बन सकता है, तो इसमें ऑप्शन सी वाला बनेगा। तो इसके विपरीत आएगा 4, क्योंकि 3 जो है, 3 की जो समलग्न जो है मतलब समान वाली, तो इसमें 6 भी है, 1 है, 2 है और 5 है। तो 4 नहीं आएगा इसमें, तो इसका मतलब ये 4 है। इसके बाद है एक स्थिति में ए बी 4 वर्ष बड़ा है। इस स्थिति के 16 वर्ष के बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाएगी और बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुना हो जाएगी। तो बताइए कि शुरू के निर्दिष्ट स्थिति से 2 वर्ष पहले और बी की जो आयु है ये कितनी थी। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो 6 वर्ष और 2 वर्ष। इसके बाद अजय और विजय भाई हैं, राम विजय के पिता हैं, कमला राम की बहन है, प्रेमा राम की भांजी है, तो शुभा कमला की नातिन है। अजय का शुभा से क्या संबंध है। तो क्या संबंध है अजय का शुभा से, तो इसका जो संबंध है ये मम्मी का है। शुभा की माँ प्रेमा अजय और विजय की फुफेरी बहन है, तो अजय शुभा का मामा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसमें क्रम देखना है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें 2 है, 4, 9, इसी प्रकार से यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखें तो ये 2 का, ये 3 का वर्ग, ये 4 का है, ये 5 का है, और ये कितने है 8 का है, ये कितने का 4 चौके 16, और ये कितने का है 25 का, 10 का 100, 10 को 100 हो जाएगा। तो ये 10 है, 10 का हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 6 36 है, ये 38 64 है, ये 16 का है और ये 12 का है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 3 5 और 4 9 और 1 10, ये 5 और 4 9 और 8 17 और 10 23, 6 और 8 14 और 14 और 10 और 12। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये, तो ये आ जाएगा 42, 16 12 8 और 6 42। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।